everyone, welcome back to the channel Ignite Learning. So today we will do a very interesting poem and little bit emotional, but not emotional, but very connected poem. That is, the poem is When Great Tree Falls. It is written by Maya Angelou. So we will do the complete explanation, complete understanding of this chapter, the poem. That what's the poem in it, what's the thinking, what's the thoughts of the poet inside this poem. We will do that. Okay, so let's get started. तो ये पोएम का जो मेन आइडिया है ना, वो ये होता है कि जब कोई ग्रेट सूल दुनिया से चली जाती है तो लोगों को बहुत दुख होता है, लेकिन धीरे धीरे वो दुख हीलिंग में बदल जाता है और उनकी लेगेसी हमेशा ज़िंदा रहती है. क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी अगर दुख है, कोई भी सैडनेस है, तो वो एक टाइम के बाद चली जाएगी. लेकिन जिस इंसान ने आपके साथ जैसा अच्छा किया है, उनके जो काम है, उनके जो थॉट्स हैं, वो आपके साथ लाइफ टाइम लाइफ लॉन्ग रहते हैं. ठीक है, तो अब हम इस चीज़ के बारे में समझने वाले हैं कि आखिर इस पोएम में क्या था और इसमें क्या एक्सप्लेनेशन थी, क्या ऐसा है. तो पोएम की शुरुआत एक पावरफुल मेटाफर से होती है. यहाँ ग्रेट ट्रीज़ का मतलब है एक्चुअल बड़े पेड़ नहीं है. ये सिंबल है कि उन महान और इन्फ्लुएंशियल लोगों का जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट पाते हैं. पोएट कहते हैं कि जब ऐसा कोई ग्रेट पर्सन चला जाता है तो उसके इफ़ेक्ट सिर्फ उसके फैमिली या फ्रेंड्स तक सीमित नहीं रहते. रॉक्स ऑन डिस्टेंस हील्स शडर मीन्स यहीं दूर पहाड़ों पर पड़े हुए पत्थर भी कांप उठते हैं. जब मतलब कोई इंसान आपसे जब दूर चला जाता है तो सिर्फ ये नहीं है कि उसके फैमिली फ्रेंड्स ही रो रहे हैं. जिन जिन लोगों के लिए उस इंसान ने जैसा जैसा अच्छा काम किया, इवन वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ये पोएम हमें ये बताता है इधर इट इज़ अ लिविंग और नॉन लिविंग, दर्द सबको होता है. ऑब्वियसली पत्थर सच में नहीं कांपते, ये पर्सोनिफिकेशन है. पोएट ये दिखाना चाहती है कि इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि पूरी नेचर तक उसे अफेक्ट लगती है. लायन जंगल का किंग माना जाता है. जो लायन नॉर्मली फियरलेस होता है वो भी घास में छिप जाता है. ये बताता है कि जब कोई महान व्यक्ति चला जाता है तो सबसे स्ट्रॉन्ग लोग भी इमोशनल हो जाते हैं. एलिफेंट स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी का सिंबल है, लेकिन यहाँ एलिफेंट भी सेफ्टी ढूंढ रहा है. मतलब दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट लोग भी लॉस के सामने वल्नरेबल हो जाते हैं. एक ग्रेट पर्सन की डेथ पूरे एनवायरनमेंट और सोसाइटी को डीपली अफेक्ट कर देती है. तो यहाँ पे जो सबसे इजीली चीज़ समझने वाली है कि किसी का जाना और किसी के लिए बहुत बड़ा लॉस होना, इट्स सो इमोशनल, सो डीपली कनेक्टेड. तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे होंगे वो लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर खोया है. एंड प्लीज़ डू कमेंट डाउन कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में ऐसा क्या खोया है जिसको आप हमेशा याद करते हो तो आप इमोशनल होते हो. चलो आगे बढ़ते हैं. तो पोएट फॉरेस्ट के छोटे छोटे क्रीचर्स की बात करती है. स्मॉल क्रीचर्स जो उसमें बताए गए हैं, यानी छोटे जीव शौक की वजह से बिल्कुल चुप हो जाते हैं. उनके जो रिकॉयल का मतलब होता है सडनली पीछे हट जाना या शौक में आ जाना. देयर सेंसेस इरोडेड बियॉन्ड फियर. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉर्मली किसी ट्रेजेडी पर लोग डरते हैं, लेकिन यहाँ क्रीचर्स फियर से भी आगे की स्टेज में पहुँच गए हैं. वो इतना शॉक्ड हैं कि उनकी नॉर्मल रिएक्शन ही ख़त्म हो गई है. उनकी जो नॉर्मल रिएक्शन होता है कि वो कैसे उस चीज़ पे रिएक्ट करें, वो तक ख़त्म हो चुकी है. मतलब आप देख सकते हो कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा किसी को खोने का इतना ज़्यादा डर है, इतना ज़्यादा वो इम्पैक्ट कर चुका है पर्सन को कि आपको रिएक्ट कैसे करना है आप वो भूल चुके हो. तो कभी कभी ग्रीफ इतनी इंटेंस होती है, इतनी ज़्यादा डीप होती है कि इंसान सिर्फ डरता नहीं, बिल्कुल नम हो जाता है. उसे यही नहीं पता होता, वो सुन्न हो जाता है. उसे यही नहीं पता होता कि मुझे रिएक्ट कैसे करना है.
तो यही बताता है इसमें कि कभी कभी हमारी लाइफ में हम इतना बड़ा लॉस कर देते हैं कि हमें यही नहीं पता होता कि हमें अब उस चीज़ को रिएक्ट कैसे करना है और हमें उस चीज़ के लिए अब करना क्या है। ठीक है, तो अब पोएट डायरेक्टली ग्रेट सूल्स की बात करती है। ये वो लोग हैं जो अपनी काइंडनेस, विजडम एंड इंस्पिरेशन से दूसरों की ज़िंदगी बदलते हैं। यहाँ लाइट का मीनिंग हल्का नहीं है। पोएट कहना चाहती है कि एटमॉस्फेयर सडनली अनयूजुअल लगने लगता है, यानी कुछ कमी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया में कोई प्रीशियस चीज़ मिसिंग हो गई हो। स्टेराइल का मतलब होता है लाइफलेस या बैरन। जो चीज़ एटमॉस्फेयर में वार्मथ और इमोशनल कनेक्शन की कमी लगने लगती है, जिस चीज़ की वजह से वो चीज़ की कमी यहाँ थी। मतलब कि इतने बड़े लोग जो इंसान सबके लिए अच्छा सोचता है, सबकी हेल्प करता है और बदले में वो ऐसा कुछ नहीं एक्सपेक्ट करता किसी से। एक छोटे क्रीचर्स हैं, वो उनके लिए अगर तुम हेल्प कर रहे हो तो क्या आप उनसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपको खुश दें? नहीं। लेकिन अगर आप उनके लिए हेल्प कर रहे हो, लेकिन जिस दिन आप उस दुनिया से चले जाओगे तो वो क्रीचर्स भी रोएंगे, बिकॉज दे ऑल्सो हैव द सेंसेस कि हाँ, एक इंसान था जो हमारे लिए भी करता। आप खुद एक जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल है, आंट सब ने देखी होगी, चींटी। ठीक है, अगर आप चींटी को रोज़ खाना खिलाते हो, छोटा सा है, आपको चींटी से कोई फ़ायदा है? नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको चींटी से। या कुछ ऐसा हो कि मेरे को चींटी से ये काम है, वही ये काम कर सकती है, नहीं हो सकता, चींटियाँ नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप उन्हें कभी फीड करा रहे हो या आप कभी उन्हें कुछ खिला रहे हो, पिला रहे हो, आप रोज़ उन्हें कुछ ना कुछ खिला रहे हो, तो क्या आप कभी नोटिस तो जिस दिन आप उन्हें फूड ना खिलाओ और कुछ ना करो, और उस दिन ऐसा उन्हें भी सेंस हो जाता है कि आप उनकी लाइफ में, वो पर्सन उनकी लाइफ में नहीं है आसपास। इवन चींटी का छोड़ो, बहुत लोगों के घर में पेट होंगे, एनिमल है, ठीक है, तो एनिमल के सेंसेस बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, खासकर डॉग के। उसको पहले ही, मतलब डॉग्स को पहले ही सेंस हो जाता है कि घर में कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि अगर जो एनिमल आपसे इतना कनेक्टेड है वो पहले ही इस चीज़ को कनेक्ट कर लेता है कि घर में कुछ बुरा होने वाला है। इवन दे कैन सेंस योर डेथ ऑल्सो। मीन्स अगर कुछ घर में किसी की डेथ होने वाली है तो दे कैन सेंस ईजीली दैट समवन इज़ गेटिंग डाई वेरी सून। तो the thing, the core part of this poem is, this stanza is कि animals and creatures even have the lot of emotions, connections with you and with your good deeds. Okay, तो पोएट यहाँ ग्रीफ का साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करती है। कहती है कि हम जी रहे हैं और जी रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, हमारा काम चल रहा होता है, लेकिन सब कुछ ऑटोमेटिक सा लगता है। लॉस के बाद हम सडनली रियलाइज़ करते हैं कि वो इंसान कितना वैल्यूएबल था। ये रियलाइजेशन बहुत पेनफुल होती है, क्योंकि जब हमारी लाइफ में कोई इंसान होता है ना और इजीली अवेलेबल हो जाता है तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती। लेकिन जब वो इंसान या कोई भी चीज़ हो, अगर वो हमारी लाइफ में नहीं है, तब हमें वैल्यू समझ आती है कि शायद वो इंसान आज होता, या शायद वो चीज़ आज मेरे पास होती, वो चीज़ होती तो मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब होती या होता। तो वो चीज़ हमें तब रियलाइज़ होती है, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास है तो हमें रियलाइजेशन ही नहीं होगी कि वो इंसान हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है। इसीलिए पोएट ने हर्टफुल क्लैरिटी फ्रेज़ यूज़ किया है, मतलब कि हर्टफुल क्लैरिटी यूज़ किया है, जिससे कि हमें ये चीज़ रियलाइज़ हो कि आपने उस इमोशन को झेला है, आप उस चीज़ को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपने एक बहुत बड़ा, इट्स काइंड ऑफ कि बहुत बड़ा पीस ऑफ योर लाइफ आपने उस चीज़ को लॉस किया है, उस चीज़ को आपने खो दिया है अपनी लाइफ से, जिसके बिना काम तो हो सकता है। देखो, किसी के बिना आपका काम नहीं रुकता, क्योंकि हर चीज़ का एक अलग सोल्यूशन, अलग पार्ट है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि एक चीज़ आप खुशी से कर रहे हो और एक चीज़ आप बहुत ही उदास मन से कर रहे हो, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एंड वही फ़र्क यहाँ पे दिखाया गया। कभी कभी किसी की इम्पोर्टेंस हमें उसके चले जाने के बाद समझ आती है, ये सच है।
फिर उसके बाद जो पोएट है वो इस दुख के दौरान जो इस मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जब भी हम किसी को मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, किसी को याद कर रहे होते हैं, तो वो मेमोरीज़ ना एकदम से हमारे सामने आती हैं कि वो चीज़ कैसे हुई, क्या हुआ, ऐसे हो गया, वैसे हुआ था, ये था, वो था, हम ऐसे किया करते थे, वैसे किया करते थे, हमने ऐसे टाइम स्पेंड किया था। वो सारी मेमोरीज़ फ्लैशबैक में चली जाती हैं और शार्प होती जाती हैं। अचानक हमें पुरानी बातें बहुत क्लियरली याद आने लगती हैं, जो हम कभी मतलब सोचना भी पसंद नहीं करते थे। कभी कभी ऐसा लगता था ठीक है ना, हो रहा है, जो हम कैजुअल लेते थे वो हमें एक छोटी से छोटी चीज़ भी चुभती है। ऐसा लगता है कि यार ये समय रुक क्यों नहीं गया, ये इतनी जल्दी भाग क्यों गया। ठीक है, हम हर मेमोरी को दोबारा सोचने लगते हैं, दोबारा 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 सोचने लगते हैं। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है, दैट इज़ अ नोज़। नोज़ मीन्स होता है बेसिकली काइंड वर्ड्स जो यहाँ पे बोले गए हैं। नोज़ ऑन काइंड वर्ड्स अनसेड मतलब होता है अंदर ही अंदर परेशान करना। कोई चीज़ अंदर ही अंदर आपको कहते हैं ना कि अंदर ही अंदर मुझे ये चीज़ खाए जा रही है, मीन्स वो आप उस चीज़ को लेके अंदर ही अंदर परेशान हो। तो यहाँ पे नोज़ का मतलब ये है, गनोज़ नहीं पढ़ेंगे उसको, हम नोज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम रिग्रेट करते हैं कि कुछ अच्छी बातें हम कभी कह नहीं पाए। जैसे कि कभी कुछ किसी ने हमारे लिए अच्छा किया तो हम कभी कभी पश्चाताप करते हैं, इस चीज़ का रियलाइजेशन होती है कि यार उसे थैंक यू बोलना चाहिए था, या मुझे उसके साथ ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वो मेरा अच्छा ही चाहती थी या मेरा अच्छा ही चाहता था, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इतना रूड बिहेव नहीं करना। मतलब हम बाद में रियलाइज़ करते हैं, वो एक्टिविटी हो जाती है और हम बाद में रियलाइज़ करते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मैं ऐसा कर सकता था, उसके साथ इतना अच्छा काम कर सकता था। तो बेसिकली ये चीज़ें भी होती हैं हमारे साथ। तो कभी कभी हम बाद में रियलाइज़ करते हैं कि शायद हम उसके साथ कुछ अच्छा कर सकते थे। तो वो चीज़ यहाँ पे नोज़ मतलब कोई चीज़ आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। फिर होता ये है कि ये सिंबल है उन प्लान्स और मोमेंट्स का जो कभी पूरे नहीं हो पाए। ठीक है, कुछ हम प्लान करते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हम हर प्लान पे और हर चीज़ पे खरे उतरें। इन द सेंस कि आप हर चीज़ को फुलफ़िल कर पाना बहुत बार मुश्किल होता है। डेथ के बाद का रिग्रेट्स और अनफिनिश्ड मेमोरीज़ हमें सबसे ज़्यादा हर्ट करती हैं। हमारी रियलिटी का एक हिस्सा उन लोगों से भी जुड़ा होता है जिनसे हम प्यार करते हैं, यानी हमारी ज़िंदगी उनके साथ कनेक्टेड होती है। जब वो चले जाते हैं तो हमारी लाइफ का एक हिस्सा भी उनके साथ चला जाता है। ऐसे ही कुछ नेक्स्ट स्टैंडर्ड में बताया गया है कि जब हमारे साथ कोई इंसान होता है तो हमारे कनेक्शन उसके साथ बहुत ही प्योर, बहुत ही अलग, डिफरेंट होते हैं हर इंसान के साथ। अब सपोज़ मान लो आपके पेरेंट्स हैं, एक तरफ आपके सिबलिंग्स हैं, तो आपका जो एक रिलेशन होगा, एक कनेक्शन होगा, वो दोनों के साथ डिफरेंट होगा। मैं दोनों यहाँ पे क्लोज वंस को ले रही हूँ, यहाँ पे को रिलेट कर रही हूँ कि पेरेंट्स के साथ आपका जो रिश्ता होगा, जो सिबलिंग्स के साथ होगा, वो थोड़ा फ़न, मस्ती, लव बॉन्डिंग भी होगी, लेकिन जो एक फ़न होगी, जो मस्ती होगी, वो होती है। पेरेंट्स के साथ आपका एक रिस्पेक्टफुल रिश्ता होगा, लविंग होगा, उनके साथ भी फ्रेंडशिप होगी। तो हर किसी के साथ, हर पर्सन टू पर्सन जो होता है, हमारे रिश्ते जो होते हैं, हमारे रिलेशन जो होता है, बहुत ही डिफरेंट होता है। ये हम जानते हैं कि बहुत ग्रेट पीपल जो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, उनके जाने के बाद सिर्फ वही नहीं जाते, हमारी दुनिया भी बदल जाती है। ठीक है, और ये वही जानता है जिसने खोया है। तो अगर मैं बात करूं कि जो ग्रेट सूल्स होते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े लोग हमें जो सपोर्ट करते हैं, जो गाइडेंस देते हैं, जो इमोशनल स्ट्रेंथ देते हैं, हम उनको खो देते हैं। ठीक है, उनके जाने के बाद हम इमोशनली वीक महसूस करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है वाइजनड। इसका मीनिंग होता है श्रिवल्ड या वीकेंड।
यानी कि बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ को लेके ऐसा बहुत ही अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हो। कमज़ोर इन द सेंस, कमज़ोर इस सेंस में है, नॉट दैट कि कमज़ोरी आ गई है, यू आर अ न्यूट्रिशन डेफिशिएंट। इट्स लाइक कि आप अंदर ही अंदर उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको ना ऐसा लग रहा है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। यू आर जस्ट एट दैट लेवल ऑफ पीक कि आप चीज़ों को गिव अप कर रहे हो। आप अपने आप को ये कहना चाह रहे हो कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं थक चुका हूँ। दैट वीकनेस यहाँ पे उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि मेन आइडिया जो यहाँ पे बताया है कि लॉस के बाद इमोशनल कॉन्फिडेंस जो टेम्परली है वो कम हो जाता है। हमारा जो इमोशंस होते हैं वो उस इंसान के साथ ऐसा लगता है, जो इंसान चला गया हमें छोड़ के, उसके साथ ऐसा लगता है कि उसके साथ ही हमारे इमोशंस चले गए। एंड लिटरली इट फील्स लाइक दैट। एंड ये चीज़ें वो लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे जिन्होंने सच में लाइफ में कुछ ना कुछ या किसी न किसी को खोया है। समटाइम्स इट कैन बी अ लिविंग थिंग और अ नॉन लिविंग थिंग। हम यहाँ पे लिविंग थिंग की ही बात कर रहे हैं, बट हो सकता है कि हम नॉन लिविंग थिंग भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस हो जाती है, हमारे से बहुत अच्छा रिलेशन हो जाता है। अब बहुत लोगों को देखना, बहुत लोग फेमिलियर होते हैं अपनी, जैसे कि ना बहुत लोगों को शौक होता है कि वो गाड़ियाँ खरीदें। गाड़ियों से लोगों को इतना प्यार हो जाता है कि वो जब उसे सेल करने की टाइम आता है या कुछ स्क्रैच हो जाए, दे फील वेरी बैड। आइदर हम हाँ, हमने उसमें पैसे लगाए हैं इसलिए दुख होता है, लेकिन बहुत बार एक रिलेशन भी बहुत मायने रखता है। ठीक है कि ये मेरे डैड ने गिफ्ट की थी इसलिए मेरी प्रेशियस थी, ये एक लास्ट गिफ्ट था जो मेरी मदर ने गिफ्ट कर दी, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो लोगों के लिए बहुत प्रेशियस हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा टच हो जाता है, बहुत हार्ट टचिंग होता है, बहुत कनेक्टेड हो जाते हैं हम चीज़ों को लेकर। तो उसमें अगर थोड़ी सी खरोंच भी आती है तो वी फील लाइक यार ये कैसे हो गया। ठीक है, और हमें काफ़ी दर्द होता है उन चीज़ों को देख के। तो अगर हम नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो रेडियंस का मतलब है ना, यानी उनकी विजडम, काइंडनेस, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। अगर हम किसी इंसान को आज याद कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, हम उससे कनेक्टेड थे, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ना, तभी हम उसे याद कर रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि अगर वो इंसान हमारी लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है और वो हमारी लाइफ में था, तो कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, हम तभी उससे कनेक्टेड होंगे। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसी वाइब्स होंगी जो हमें हमारे उससे मैच कर रही होंगी, कुछ ऐसा वैल्यू तो होगा ना हमारी लाइफ में, कुछ ऐसा इम्पैक्ट होगा हमारी लाइफ में जिसकी वजह से हम आज उससे कनेक्टेड हैं, और आज वो चला गया है या चली गई है तो हमें बहुत दुख हो रहा है। ठीक है, तो वो जो एक इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हमारी थिंकिंग और पर्सनैलिटी पर उनका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, और होता भी है, दिखता भी है। ठीक है, उनके चले जाने के बाद लगता है जैसे गाइडेंस का सोर्स ख़त्म हो गया हो। मतलब हम ऐसे सोचते हैं कि अब हमें कौन गाइड करेगा, हमें वो थॉट्स कौन देगा, हमें वो कैसे समझाएगा। ठीक है, अब सपोज़ मान लो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके बच्चे होते हैं जिनको अपनी ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी होती है, बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा लव करते हैं, बहुत अफेक्टेड होते हैं, बहुत अफेक्शन होती है उन्हें अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। तो जब वो लाइफ से चले जाते हैं तो दे फील सो बैड। वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं दे आर मोर एक्सपीरियंसेबल पर्सन। ठीक है, उनके पास जो एक्सपीरियंस हैं, जो थॉट्स हैं, वो शायद आज के टाइम पे लोगों के पास नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा लाइफ देखी है हमसे, उन्हें ज़्यादा पता होगा हमसे। समटाइम्स कुछ चीज़ें वो आज के हिसाब से नहीं जी रहे होते, कुछ चीज़ें वो पुराने टाइम के हिसाब से जी रहे होते हैं, बट इट डज़ंट मीन कि वो गलत हैं। गलत भी नहीं कहेंगे हम उन्हें। तो बहुत सारे ऐसे बच्चों जो कनेक्टेड होते हैं, तो लाइफ से जब चले जाते हैं तो वो कितना कुछ फील करते हैं कि अब हमें कौन गाइड करेगा, मैं उनके साथ कैसे, मैं उनके बिना रहूँगा, वो मुझे कितना दादू प्यार करते थे, दादी प्यार करते थे। तो ये चीज़ें होती हैं, और इसका हम सब कोई और ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो हम इजीली रिलेट कर सकते हैं। जो ग्रेट सोल्स होते हैं ना, वो हमारी थिंकिंग को शेप करते हैं। हमारी थिंकिंग किस वे में, किस तरीके से सोच रही है, उन चीज़ों को बहुत इजीली समझते हैं, और हम उन चीज़ों को समझा भी सकते हैं। पोइट यहाँ पे यही कहता है कि ग्रीफ हमें पागल नहीं बनाती, लेकिन वो हमें एक ऐसे स्टेट में ले जाती है जहाँ कन्फ्यूजन और एम्प्टीनेस होती है। ठीक है,
ये सिंबल जो है ना बेसिकली लोनलीनेस, कन्फ्यूजन, होपलेसनेस, अनसर्टेनिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं उस टाइम पे हमारे पास होती हैं, हमारे पास आती हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम एकदम अकेले पड़ चुके हैं, अब हमारे आगे पीछे कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम एकदम होप उम्मीद खो बैठते हैं। केव में डार्कनेस होती है और डायरेक्शन नहीं दिखती। एग्जैक्टली वैसी ही ग्रीफ के दौरान लाइफ लग सकती है और लगती भी है। लग सकती है नहीं, लगती भी है। जब ऐसा हमारे साथ कुछ होता है बहुत बड़ा लॉस कर के बाद इंसान कंफ्यूज और डायरेक्शन लेस फील करता है। जब एक लॉस हो जाता है, हम किसी को खो देते हैं, तो उसके बाद हम इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता एट दैट पॉइंट। बट विद द टाइम आफ्टर ग्रेजुअली वी गेट ओवर विद इट कि ठीक है, हो गया। लेकिन ऐसा कहने में ईजी है, हो नहीं पाता। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं, अब पोएम का टर्निंग पॉइंट आता है। अगर हम टर्निंग पॉइंट पे बात करते हैं, पोइट कहती है कि ग्रीफ परमानेंट नहीं होता। मैंने जैसे अभी बताया कि हम धीरे धीरे उन चीज़ों से ओवरकम करते हैं कि हाँ ठीक है, अब हो गया, क्योंकि ये चीज़ परमानेंट नहीं है। अगर देखो, ऑब्वियस सी बात है, आज के टाइम पे नथिंग इज़ परमानेंट। ओके, अगर आप आज किस चीज़ को फील करो तो वो प्रॉब्लम भी है, टेम्पररी है। जैसे कि एक फ्लावर होता है, धीरे धीरे ब्लूम करता है, वैसे ही हीलिंग भी धीरे धीरे आती है। हम हील करते हैं, उन चीज़ों से ओवरकम होते हैं, बट ग्रेजुअली, धीरे धीरे। एक ही साथ हर चीज़ नहीं हो सकती। हर पर्सन अलग तरीके से हील करता है। किसी को मंथ्स लग जाते हैं तो किसी को ईयर्स। और हीलिंग का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता। और किसी इंसान की इतनी बड़ी मजबूरी होती है कि उसको, वो कितना भी गिर गया हो, कितनी भी उसे चोट लगी हो, उस इंसान को खुद खड़ा होना ही पड़ता है। और उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं होता कि वो उस चीज़ का दर्द, मतलब उस चीज़ के लिए इतना उदास हो, ये हो, उसे ओवरकम करने में बहुत टाइम चाहिए उसे। वो कितना भी दुख झेल रहा हो, उसको अपने पैरों पे खड़ा होना ही पड़ेगा, बिकॉज उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। बहुत ऐसी सिचुएशन बहुत लोगों के लाइफ में आती है कि अगर वो खड़ा नहीं होगा तो उसके पीछे भी जो लोग हैं, जो उससे कनेक्टेड हैं, वो भी सफ़र करेंगे। बहुत लोगों के लाइफ में ये सिचुएशन भी आती है। टाइम के साथ ग्रीफ एक्सेप्टेंस में बदल जाती है और हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, देखो, किसी की लाइफ किसी के बिना नहीं रुकती। हम अगर ये सोचते हैं ना कि यार वो इंसान नहीं रहा, मेरी लाइफ तो बिखर जाएगी, ऐसा नहीं होता। हाँ, हम उस तरीके से कामों को नहीं कर पाते, उस तरीके से इंजॉय नहीं कर पाते, बट इट डज़ंट मीन कि आपका वो काम रुक गया है। ठीक है, तो किसी का काम या किसी की चीज़ किसी के बिना नहीं रुकती है, वो इट्स गोइंग ऑन। ठीक है, तो जो एम्प्टीनेस पहले फील हो रही थी, वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी से फिल होने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो चीज़ें धीरे धीरे हील हो रही हैं। ठीक है, यानी कंफर्ट देने वाली चीज़ें जो हैं, यहाँ पे जो सिंबल है रिन्यूड एनर्जी और होप का, जो हम एक न्यू एनर्जी अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं और वो हमारे अंदर आ रही होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम कब तक लोनलीनेस के साथ या एक होपलेसनेस के साथ या फिर एक दर्द के साथ या एक पेन के साथ हमेशा रहेंगे। एक ना एक टाइम पे हमें मूव ऑन करना पड़ेगा। तो अगर हम धीरे धीरे एक पॉजिटिविटी के साथ मूव ऑन करते हैं, तो शायद जिस इंसान जिसको हमने खोया है वो भी वो अच्छा फील करेगा और हमें भी हमारी लाइफ थोड़ी सी इजी लगने लगेगी। हम भी ज़्यादा उन चीज़ों से सफ़र नहीं करेंगे, हम मेंटली सफ़र नहीं करेंगे, हमारे रिलेशंस सफ़र नहीं करेंगे, हमारी फैमिली सफ़र नहीं करेगी। बिकॉज़ कहीं ना कहीं बहुत लोगों के साइलेंट प्रॉब्लम पेन्स होते हैं, जो साइलेंटली अपने अंदर ही अंदर रखते हैं, विच इज़ डेंजरस। बट एट द सेम मोमेंट अदर थिंग इज़ ऑल्सो डेंजरस, दैट इज़ जो बहुत अग्रेसिव होते हैं, जो दूसरों पे चिल्लाएंगे, वायलेंटली बहुत ज़्यादा करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस। सो इट शुडंट बी लाइक दैट। तो हर कोई सफ़र करता है फिर,
तो बेटर है कि हम ना खुद सफ़र करें और ना दूसरों को करने दें, ठीक है। लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है, ठीक है, हर एनर्जी रिन्यू होती है, धीरे धीरे हम अपने ट्रैक पे आते हैं और फिर हम रिकवर तो कर ही लेते हैं, हम रिकवरी कर लेते हैं, लेकिन हम पहले जैसे कभी नहीं रह पाते हैं, हम पहले जैसे नहीं बन पाते, पहले जैसी वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। लॉस हमें परमानेंटली चेंज कर देता है, हम रास्ता दूसरा चूज़ कर लेते हैं। होता वो भी सही है, लेकिन करने का तरीका, चीज़ें वो अलग होती हैं। हीलिंग होती है, लेकिन एक्सपीरियंस हमेशा याद रहता है कि ऐसा हुआ था। अगर मैं अपनी एक स्टोरी बताऊं तो व्हेन आई लॉस्ट माई दादू around 2017, I was literally not that much mature, but that was my first time because I haven't seen anyone's dead body is like full of flowers and all. I never seen, तो मैंने कभी देखा नहीं था, लेकिन इट वॉज़ माई फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ। इट्स लाइक मतलब मेरे लिए वो काफ़ी मतलब क्योंकि उस समय इतना नहीं था समझ, बट वो मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था जब वो इमेज मेरे दिमाग में छप चुकी थी कि ऐसा ऐसा कैसे होता है। मतलब मुझे कभी ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं हुई कि मतलब डेथ बॉडी कैसी होती है। मतलब कहने का है ये कि मैंने अपनी आँखों से कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, मैंने कभी जनरली एक्सपीरियंस नहीं किया था, मैंने कभी अपने हाथों में उन चीज़ों को फ़ील नहीं किया था। फ़ील इन द सेंस नॉट इन अ गुड वे, इट साउंड्स लाइक वेरी बैड बट नॉट लाइक दैट। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कुछ एक्सपीरियंस आपकी लाइफ के ऐसे होते हैं जो आपको हिला कर रख देते हैं। यू विल लाइक कि इट शेकन्स योर लाइफ एंड दैट पार्ट इज़ ओके। धीरे धीरे मैंने उन चीज़ों को ओवरकम किया एंड ओवरकम करने के बाद वो सिचुएशन चलो हो गई, ठीक है। आफ्टर सम ईयर्स मीन्स लास्ट ईयर व्हेन आई लॉस्ट माई फादर, इट्स फील सो मीन्स इट्स लिटरली वेरी बैड एक्सपीरियंस फॉर मी। बैड कह लो या हॉरिबल कह लो या टेरेबल कह लो, कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस था जो मेरी लाइफ में मुझे कह सकते हैं कि आफ्टर आई लॉस्ट माई फादर नॉट इवन अ सिंगल डे आई नेवर क्राई, आई नेवर गॉट इमोशनल। आई मतलब कोई एक दिन ऐसा नहीं होगा, बट द ट्रुथ बिहाइंड इज़ कि मैं उन चीज़ों से ओवरकम कर रही हूँ, मैं उन चीज़ों से धीरे धीरे उन चीज़ों को मैंने एक्सेप्ट किया। बट अगर मैं उस पेन को लेकर मैं 6 महीने अपने आप को रूम में बंद कर देती कि मुझसे नहीं होगा, तो क्या मैं आगे कुछ कर पाती? नहीं कर पाती। लेकिन मुझे एट द सेम मोमेंट व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू स्टैंड अप। मुझे अपनी मदर को भी संभालना था, अपनी फैमिली को भी संभालना था, बिकॉज आई एम द एल्डर वन एंड you have that kind of responsibility in your life that you have to support each and everyone and you have to stand alone। आपको अकेले खड़े रहना है, आपको शायद कोई सपोर्ट करने वाला ना हो, लेकिन आपकी सपोर्टेंस हर किसी को देनी होती है। आपको हर किसी को संभालना एज अ एल्डर पर्सन जो घर का बड़ा होता है। बिकॉज उस टाइम पे माई मदर वॉज टोटली ब्रोक, इवन आई वॉज ऑल्सो। बट अगर मैं शायद उस टाइम पे पूरी ब्रोक हो जाती तो उन्हें संभालता कौन? सो दैट वॉज द वेरी पीक टाइम फॉर मी एंड टिल नाउ आई एम नॉट ओवरकम विद दैट बिकॉज दैट वॉज द ह्यूज लॉस इन माई लाइफ। मतलब कहते हैं कि लाइफ में एक फादर का जाना इट्स लाइक वेरी पेनफुल फॉर यू। तो वो चीज़ मैंने भी फेस की, इसलिए मैं इस पोएम को बहुत ईजिली रिलेट कर पाती हूँ कि कैसा फील होता है। तो ये पोएम सबसे इम्पॉर्टेंट और इमोशनल लाइंस हैं कि पोएट बार बार रिपीट करती है कि दे एग्जिस्टेड, यानी हमें ग्रेटफुल होना चाहिए कि ऐसे ग्रेट सूल्स हमारी दुनिया में आए, उन्होंने हमारी लाइफ को टच किया। हम उनसे इंस्पायर होकर बेटर ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं एंड दैट दिस इज़ द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। दैट इंस्पिरेशन जो हम उनसे ले सकते हैं इज़ मार्वेलस।
ग्रेट सोल्स फिज़िकली दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनकी वैल्यूज़, टीचिंग, काइंडनेस, इंस्पिरेशन कभी नहीं मरती। वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द होल पोएम विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। सो आई थिंक मुझे लगता है कि ये पोएम आप लोगों को ईजिली समझ आ गई होगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इसके जो भी PDF नोट्स होंगे मैं वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी। और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एंड प्लीज़ फॉलो करो, क्योंकि जितने भी अब अपकमिंग इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ एंड लेक्चर्स आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे प्रीवियस ईयर्स भी मैं कराऊंगी, तो प्लीज़ अगर आप फॉलो करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब्स अगैन, एंड थैंक यू वेरी मच।